नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर ईजीवे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। इसमें इससे पहले तक के क्लास में जो बेसिक कन्वर्जन था मैट्रिक से ब्रिटिश, उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का ये है टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल के बारे में समझेंगे, इनके आपस में जो संबंध होते हैं, फार्मूला के बारे में देखेंगे, कैसे फार्मूला आता है, फिर उस पर क्वेश्चन देखेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक, अगर टेम्परेचर स्केल के लिए देखें तो सबसे पहले टेम्परेचर का डिफिनीशन क्या है इसको देख लेते हैं। अगर टेम्परेचर को एक लाइन में बताना है तो क्या बोल सकते हैं? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। गर्माहट और ठंडापन की जो कोटि होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। अगर कोई ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉडी होगा तो उसको फील किया जा सकता है कि हाई टेम्परेचर है, या कम टेम्परेचर पर होगा तो कम फील किया जा सकता है। ऐसा अगर देखें, इसीलिए लिखा गया इसमें हॉटनेस और कोल्डनेस की जो कोटि होती है। ज़्यादा टेम्परेचर पर बोले रहेगा तो उसमें बोलेंगे कि हाई टेम्परेचर है, कम गर्म रहेगा तो बोलेंगे लोअर टेम्परेचर है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना उष्मा की मात्रा, हीट भी ज़्यादा होता है, और जितना कम टेम्परेचर रहेगा उसमें उष्मा की मात्रा भी क्या रहती है? कम। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री का मतलब कोटि है, गर्माहट और ठंडापन की जो कोटि होती है इसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। अब यहाँ टेम्परेचर को अलग अलग यूनिट के रूप में बताया जाता है। जैसे पहला है डिग्री। डिग्री में दो होता है ना, एक डिग्री फ़ारेनहाइट जिसका सिंबल ये है डिग्री एफ, और दूसरा होता है डिग्री सेंटीग्रेड जिसका सिंबल डिग्री सी। नेक्स्ट स्केल है केल्विन स्केल जिसको के से सूचित करते हैं, और एक स्केल होता है रीमर जिसको आर से सूचित किया जाता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और रीमर में संबंध, रिलेशन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड रीमर, इनके बीच में आपस में क्या संबंध होते हैं, जो फार्मूला आता है उसके बारे में देखते हैं। जो फार्मूला आता है आप लोग पढ़े होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार फार्मूला पूछा जाता है। C/5 F माइनस 32 बाई क्या होता है? 9 होता है, और उसके बाद K माइनस 273 बटा में क्या 5, और एक और देखें अगर र्यूमर के साथ तो R बाई क्या होता है? 4। ये फार्मूला आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ये वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का भी पार्ट है, उसमें भी मिल जाता है, लेकिन थ्योरी में भी ये जरूरी है, इस यहीं पर बता देते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। या तो फार्मूला पूछेगा, दो के बीच में संबंध क्या है, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बीच में किसी दो को बराबर कर सकते हैं इसमें, या इस पर न्यूमेरिकल छोटा छोटा पूछता है, तो ये सब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अब सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि ये फार्मूला कैसे आता है, इसके बारे में चर्चा है कि फार्मूला कैसे आता है, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अगर इस फार्मूले को देखना है तो समझना है तो इसके लिए पहले हम लोग दो पॉइंट को फिक्स करते हैं। ये दो लाइन, एक को हम लोग आइस पॉइंट नहीं तो फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं तो आइस पॉइंट भी बोला जा सकता है इसको, फ्रीजिंग पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अगर यहाँ पर देखें तो अलग अलग स्केल, जैसे सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और रीमर है। यहाँ पर कंपैरिजन हम लोग जल को लेकर करेंगे, वाटर। वाटर का अगर फ्रीजिंग पॉइंट या जो आइस पॉइंट होता है, जमाव बिंदु होता है, अगर डिग्री सेल्सियस में देखा जाता है कितना होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस। और इसी वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए, उबलने का तापक्रम, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना जल का। इसीलिए आइस पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये दूसरा बॉइलिंग पॉइंट है। सभी स्केल पर कंपेयर करेंगे। अगर वही जल है, अगर फ़ारेनहाइट में बताएं तो जल का, वाटर का फ़ारेनहाइट में जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, यही अगर केल्विन में देखें तो इसका वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 273 केल्विन होता है, ये टेम्परेचर फिक्स है। ठीक,
273 केल्विन होता है। बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 373, फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट 212, र्यूमर में देखें तो 0 डिग्री से र्यूमर होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 80 र्यूमर होता है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, 273 केल्विन 0 डिग्री र्यूमर के बराबर है, यानी आपस में ये सब बराबर है एक दूसरे के। ये फ्रीजिंग पॉइंट है अलग अलग स्केल के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट ये सब आपस में बोल सकते हैं कि बराबर है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, या 373 केल्विन के बराबर है, या 80 डिग्री र्यूमर के बराबर है। अब यहाँ पर कभी कभी ये पूछा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस, या इसी को बोलता है अब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना केल्विन के बराबर होता है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ऐसे ऑप्शन दिया रहता है 273.15 केल्विन, नहीं तो 16 केल्विन भी रहता है। यहाँ पर 15 की जगह 16 भी हो सकता है। एग्जैक्ट अगर पूछे ऐसा क्वेश्चन कि 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में किसके बराबर है तो 273.15 केल्विन के बराबर है, नहीं तो 273.16 भी ले सकते हैं, इसके बराबर है, ये टिक करना होगा। हम लोग ये पॉइंट को छोड़ देते हैं यहाँ पर, लगभग इसको 273 मान के कैलकुलेशन करते हैं, समझ में आ रहा चीज। लेकिन जब क्वेश्चन पूछे तो ये बताना है। अब देखिए फार्मूला डेवलप करना है, तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे, ये जो हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर है इसका थोड़ा अंतर देखें अलग अलग स्केल, 100 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस, इसका अंतर देखें यानी घटाओ तो 100 - 0 अंतर कितना आ रहा है तो 100। अगर इस स्केल का अंतर देखें 212 - 32 तो अंतर कितना आ जाएगा 80। इसका अंतर देखें 373 - 273 100, और इसका देखें तो 80 - 0 80। अब यहाँ पर फार्मूले को लिखना है तो इस फॉर्म में लिखेंगे, जो इसका डिग्री सेल्सियस या जो भी सिंबल है स्केल का वो और लोएस्ट टेम्परेचर का घटाओ, उसको घटाएंगे। यानी जैसे ये डिग्री सेल्सियस पर लिखेंगे तो डिग्री सेल्सियस माइनस लोएस्ट टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, और डिवाइडेड बाई ये जो अंतर निकाले हैं ये बट्टे में लिखेंगे, बट्टे में क्या होगा 100। इसी तरीके से इस पर देखें तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस इसका लोएस्ट टेम्परेचर ये कितना है तो 32 डिग्री, और डिवाइडेड बाई क्या ये अंतर। इसी तरीके से सब में लिखना है 180 180। आगे की तरफ देखें तो ये के माइनस लोएस्ट टेम्परेचर 273 और डिवाइडेड बाई क्या ये अंतर से जो अंतर निकाले हैं हम लोग इसको नीचे में डिवाइड कर देना है। अगर इसके लिए देखें, इसके लिए तो ये आर और लोएस्ट टेम्परेचर 0, R - 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा अंतर जो निकाले हैं, तो अंतर कितना है 80। अब देखिए ना बट्टे में यहाँ 100 है, 120 180 है, 100 है और 80 है। इसको और थोड़ा सा छोटा करते हैं, छोटा करना मतलब ये 100 है 180 है 100 है 80 है, इसको छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे ये सब डिविजिबल हो जाए, कट जाए, ये सब का एलसीएम भी ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, ये जो हर है, हर डिनोमिनेटर जिसको बोला जाता है, ये सभी हर में 20 से अगर भाग दें 20 से सब कट जाएगा ना, कटेगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इक्वेशन को, 20 से अगर सब में भाग दे दिया जाए तो ये 20 × 5 = 105 हो जाएगा, ये 20 × 9 80 से 9 हो जाएगा, और 20 × 5 क्या हो जाएगा 100 होगा, और 20 चौका क्या हो जाएगा 80 4। अगर यहाँ पर इसी को लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, ये लिखेंगे कि C/5, C - 0 का कोई मतलब नहीं है तो C/5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो F - 32, F - 32 बाई काट करके कितना बचा है तो 9 बचा है ना, 9 लिख सकते हैं। K - 273, K - 273 और बट्टे में काट कर कितना बचा है तो 5 बचा है, 5 लिख सकते हैं। और इसके लिए अगर देखा जाए र्यूमर के लिए तो R - 0 है तो R बटा क्या लिख सकते हैं, काट करके 4 बचा है तो R/4। ये मास्टर इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। अब इसी को विस्तृत लिखा गया है। अगर इतना कहानी क्लियर है स्टेप बाय स्टेप इसी को देख लेते हैं हम लोग। यही काम किया गया है जो काम किए थे, डिग्री सेल्सियस -0 बट्टा में 100, यानी ये और इसका घटाओ और डिवाइडेड बाई जो अंतर निकाले थे इसे भाग देते गए। F - 32 बट्टा 180, K - 273 बट्टा है ये 100, R - 0 बट्टा 80 डिवाइडिंग बाई 20, यानी डिनोमिनेटर को 20 से अगर भाग दे दिया जाए तो ये छोटा होगा ना, और छोटा होगा तो ये फार्मूला कैसे दिखेगा
फॉर्मूला ऐसा दिखेगा C/5 F-32/9 K-273/5 और R/4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, किसी दो को बराबर करके किसी के टर्म में भी बता सकते हैं, किसी दो को बराबर करके, ठीक। तो अलग अलग फॉर्म में भी हम लोग देखते हैं। जैसे पूछे कि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के लिए कौन सा संबंध सही है, तो अगर इस तरीके से ये दे दिया है तो ये तो सही ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका रूप भी बदलेगा, तो रूप बदलेगा तो क्या है, ये मास्टर फार्मूला याद रखना है एक ही, हम लोग भी रूप बदल के निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसा पूछेगा वैसा। तो कैसे रूप बदलता है, तो देखो कैसे बदलता है। जैसे यहाँ पर देखें तो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट के लिए कैलकुलेशन करना है, यानी फ़ारेनहाइट के टर्म में अगर हम लोगों को देखना है तो ये फार्मूला क्या है, दोनों को कंपेयर करेंगे ना, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, यानी F-32 बटा क्या है 9 है, और बराबर क्या है C/5। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, ये F-32 इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ये जो 9 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 9C/ क्या हो जाएगा, पहले से 5 है तो 9C/ क्या हो जाएगा 5। अब F के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये F बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 9C/5 तो पहले से ही है, और प्लस में क्या रहेगा, तो ये -32 इधर आके क्या हो जाएगा, तो +32 हो जाएगा। यानी F बराबर क्या हो जाएगा 9C/5 + 32, 9C/5 + 32। इस फॉर्म में दिखाने का मतलब यही है। कभी कभार पूछ देता है कि जैसे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए कौन सा संबंध सही है, तो ऐसा ना दे करके इस फॉर्म में देगा, तो इस फॉर्म में देगा तो आराम से बता सकते हैं। दूसरा अगर देखें तो डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में, तो इसके लिए भी कैलकुलेशन करना है। जैसे C/5 बराबर F माइनस क्या है 32/9। अगर यहाँ से डिग्री सेल्सियस के लिए कैलकुलेशन करें तो कुछ नहीं करना है, डिग्री सेल्सियस के लिए कैलकुलेशन करना है तो डिग्री सेल्सियस, ये 5 को बस इधर ले आ दो, ये 5 और बट्टे में 9 तो है ही, ये F माइनस क्या है 32, तो इस फॉर्म में फार्मूला दिख जाएगा। C बराबर F-32 इंटू 5/9 है। समझ में आ रहा चीज। तो इस तरीके से ये अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में दे ऑप्शन, ऐसा भी दे सकता है या ऐसा भी दे सकता है। तो मास्टर फार्मूला रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर केल्विन टू डिग्री सेल्सियस में आना है तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस को बराबर करना है, यानी C/5 बराबर K माइनस क्या है 273 बटा में क्या है 5 है ना, इसको दोनों को बराबर करेंगे, 5 से 5 तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। यानी C बराबर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं K माइनस 273, तो C बराबर K माइनस क्या लिख सकते हो 273। तो ये अलग अलग खाली फॉर्म बदला है यहाँ पे, ठीक, फॉर्म बदला है तो इसको ध्यान रखना है इसी तरीके से। और इसको ध्यान रखने के लिए बेसिक जो हम लोगों का फंडा है, जो स्केल पूछा है किसी दो को क्या कर सकते हैं लेके बराबर कर सकते हैं और बराबर करके निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा चीज। अब देखिए ना, इसी पर क्वेश्चन है कि जैसे 80 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, 80 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो ये आंसर लिखा गया है यहाँ पर 176 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। क्वेश्चन इस तरीके से है कि 80 डिग्री सेल्सियस है, इसको खाली स्थान करके डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा ये बताना है। तो बेसिक जो हम लोगों का फार्मूला है, फार्मूला क्या है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ना, तो C/5 बराबर F माइनस क्या है 32/9, मास्टर फार्मूले से ही चलेंगे। और डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया है तो इस C के जगह पर क्या रख दे 80 रख दे, तो 80 बटा क्या है 5 बराबर ये F माइनस क्या है फ़ारेनहाइट तो निकालना है, F माइनस 32 बटा क्या है 9। अगर इसको काटा जाए तो ये कितना बार में कट जाएगा 5 से 16 बार में कटेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा 16 में 144 बराबर स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं, F माइनस क्या होगा 32। अब यहाँ पर F निकालना है तो 144 और -32 इधर आके क्या हो जाएगा +32 बराबर क्या निकल गया F। यानी डिग्री फ़ारेनहाइट अगर देखें तो 144 + 32 100 कितना हो जाएगा तो 76 हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से 176 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है पहला इस तरीके से। दूसरे को देखिए ना, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर ये आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा कई एक बार पढ़े होंगे
पूछा जाता है कि कौन सा टेम्परेचर होता है जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर होता है। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कौन सा टेम्परेचर बराबर होता है, कौन सा टेम्परेचर बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो सुने हो, चाटे हो आंसर, लेकिन आज हम लोग देखेंगे भी साइन के साथ कि माइनस कैसे आ रहा है 40 डिग्री। तो यही है क्वेश्चन इस तरीके से कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर खाली स्थान डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस ये भरना है आंसर। तो फिर वही C/5 फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का ही ना है, तो दोनों से रिलेशन लेंगे। C/5 F-32 बटा क्या, F-32/9। अगर यहाँ पर डिग्री सेल्सियस के लिए निकालना है तो डिग्री सेल्सियस यहीं पर रहने देते हैं, यानी C/5 F दिया है, फ़ारेनहाइट दिया है ना, -40 डिग्री साइन के साथ लिखना है, और माइनस क्या है 32, और बटे में क्या हो जाएगा 9। तो C/5 बराबर -40 -32, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। 40 और 32 कितना हो जाएगा, तो -72 यानी 72 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 से इसको काट दो 8 बार में, 9 8 क्या हो जाएगा 72। अब 5 इंटू -8 है, तो C बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा -40 आएगा ना, यानी डिग्री सेल्सियस में किसके बराबर, -40 डिग्री के बराबर। ये चाटना नहीं है, फॉर्मूला से आ जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, इसीलिए बार बार पूछा जाता है कौन सा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में बराबर होता है, तो -40 बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पर देखिए ना क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन इस तरीके से कि 25 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है, तो फ़ारेनहाइट में बदलना है। अब यहाँ पर वही फार्मूला C/5 बराबर F माइनस क्या होगा 32/9, यानी डिग्री सेल्सियस दिया है तो डिग्री सेल्सियस की जगह कितना रख दे, तो 25/9 बराबर में F माइनस क्या हो जाएगा, F माइनस 32, और बटे में क्या रहेगा 9। ठीक है, सॉरी 9 कहाँ है, यहाँ 25/5 है ना, C/5 है तो 5, तो 5 से 5 बार में काट दो, 50 25, या 9 5 कितना हो जाएगा 45, 45 बराबर F माइनस क्या हो जाएगा 32। समझ मेरा चीज, 45 बराबर F माइनस 32। अब यहाँ से देखें तो F निकालना है, F डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये 45 और प्लस ये -32 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +32। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 77, 45 + 32 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे बनाना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, जितना क्वेश्चन है वो बना देंगे यहाँ पर साथ में ही। चलिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, इसमें से कौन सा संबंध सही है। ये C बराबर 5/9 F माइनस 32, C बराबर 5/9 F प्लस 32, C बराबर 9/5 F माइनस 32, और C बराबर 9/5 F प्लस 32। तो ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ही है ना, खाली रूप बदला है इसका। तो जो मास्टर फार्मूला है C/5 बराबर F माइनस क्या होता है 32/9 होता है। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस के टर्म में दिया है, तो डिग्री सेल्सियस के टर्म में निकाल लेते हैं। C बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर 5 को गुना कर दो, तिरछा तिरछी 5, और इसका 9 है ना, तो 5/9 अलग से लिख लेते हैं, और इसको कोष्ट में अलग से 5 F माइनस क्या लिख दें 32। यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें तो 5/9 इंटू F माइनस 32 ये राइट आंसर होगा ना। जो अलग अलग फॉर्म बताए थे वही वाला फॉर्म में से ये सिंपल सा है। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर ये फार्मूला दिया है, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पे क्वेश्चन बनाए हैं। कोई जरूरी नहीं कि खाली यही दोनों में पूछे, केल्विन और र्यूमर का भी दे करके किसी एक का देगा और एक का पूछेगा तो इसमें रख के निकाल सकते हैं, या फ़ारेनहाइट केल्विन को बराबर कर सकता है, इसको निकाल सकते हैं, या सेल्सियस या केल्विन दे सकता है, यानी किसी में भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन जैसा रहेगा, डाटा दिया रहेगा, उस दो को बराबर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें, कन्वर्ट 60 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। इसरो 2015 में पूछा है। फार्मूला बता दिए हैं, जिसको आ रहा है बनाना है, ठीक, अपने से बनाते रहिए और आंसर बताइए। देखिए तो डिग्री सेल्सियस C/5 बराबर फ़ारेनहाइट में ना, तो F माइनस 32, ये मास्टर फार्मूला याद रखना है, बटा में 9,
अब डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर क्या दिया है, डिग्री सेल्सियस में 60 डिग्री दिया है ना, तो 60 डिवाइडेड बाई 5 बराबर एफ माइनस क्या हो जाएगा, तो एफ माइनस 32 बटा में 9, तो ये कितना हो जाएगा 12 पच्चे 60, यानी 12 से 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा, इसको स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। 12 इंटू 9 बराबर एफ माइनस 32, 12 में कितना हो जाएगा 78 से 108 हो जाएगा 108, और एफ माइनस कितना तो 32, तो ये 32 को इधर लाओ जोड़ दो, तो 108 और प्लस में क्या हो जाएगा 32 बराबर फ़ारेनहाइट, तो ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140 ना, यानी फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 140। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बी। चलिए, जो लोग बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग मुंह देख रहा है प्रैक्टिस करना है घर पे जाके अच्छे से, ठीक। मुंह देखने से काम चलेगा नहीं, पूछा जाता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले, कन्वर्ट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस, इसरो में पूछा है ये भी। अगर यहाँ पर 104 डिग्री से फ़ारेनहाइट को पूछा है तो वही रिलेशन C/5 बराबर एफ माइनस क्या, तो एफ माइनस 32 बटा में क्या 9, तो फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट दिया है, डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो सी को रहने देते हैं, तो सी तो दिया नहीं है, फ़ारेनहाइट दिया है, फ़ारेनहाइट कितना दिया है 104, और माइनस क्या दिया है 32 बटे में क्या हो जाएगा 9। अगर C/5 यहाँ पे 104 माइनस 32, 104 माइनस 32 कितना हो जाएगा, तो 72 बटे 9, अब इसको काट दो 8 12 में 9 72, ये 5 से गुना कर देना है, C बराबर 5 इंटू क्या 8, यानी C बराबर कितना आ जाएगा, तो 40 डिग्री सेल्सियस आएगा ना। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर भी ए 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो ए राइट आंसर तो बनाना है आपको, ठीक। तो इसमें जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो ओवर हो गया है, ये बेसिक चीज़ें बता दी है, आगे ओवरऑल जो भी थ्योरी पढ़ेंगे उसमें कन्वर्जन वगैरह ये सब काम में आएगा, यूनिट वगैरह काम में आएगा, इसीलिए। अब नेक्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट में आते हैं हम लोग, तो ये है मानक स्टील रूल, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड स्टील रूल बोलते हैं, स्टैंडर्ड स्टील रूल। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड स्टील रूल है, इसमें अगर देखें तो मटेरियल कार्बन स्टील नहीं तो स्टेनलेस स्टील का बना होता है या स्प्रिंग स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील में निकेल, क्रोमियम और कार्बन होता है, क्रोमियम 18%, 8% निकेल और 1% कार्बन होता है, जंग नहीं लगता है। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड स्टील रूल बनाया जाता है और वर्कशॉप में ज़्यादा यूज होता है इसका। लिस्ट काउंट बताएं तो लिस्ट काउंट पूछा जाता है इसका, अगर mm में देखा जाए तो 1/2 mm, 1/2 mm, नहीं तो इसको और क्या बोल सकते हैं 0.5 mm बोलते हैं, और इंच में बताएं तो 1/64 इंच होता है। यानी मिनिमम से मिनिमम माप अगर mm में लिया जाए तो 1/2 mm, इसके लिए इस पर मार्किंग भी होती है, और इंच में अगर लिया जाए तो 1/64 इंच होता है, ठीक। यही चीज़ है, लिस्ट काउंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। यह एक मापने का यंत्र है जो स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील या स्प्रिंग स्टील का बना होता है तथा हार्ड एवं टेम्पर्ड होता है। हार्ड एवं टेम्पर्ड शुरू में ही बताएं क्या है, ठीक। इट इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील और स्प्रिंग स्टील एंड हार्डेंड एंड टेम्पर्ड। यह प्रायः 6 इंच से 48 इंच अथवा 6 इंच को अगर mm में बताएं तो 150 mm, 48 इंच को अगर mm में बताएं तो 1200 mm होगा। यानी 1 इंच बराबर क्या बताए थे 25.4 mm, तो एग्जैक्ट के लिए 25 ले लेते हैं, 25 इंटू 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 150, 25 इंटू 48 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200। इतना साइज में मिलते हैं, 6 इंच से 12 इंच और 150 से 300 mm साइज वाले स्टील रूल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। ज़्यादातर जो यूज होता है 150 mm वाला और 300 mm वाला स्टील रूल यूज होता है ज़्यादातर। इट इज ऑफ्टन अवेलेबल फ्रॉम 6 इंचेज टू 48 इंचेज और 150 mm टू 1200 mm. स्टील रूल इज रूल ऑफ साइज 6 इंचेज टू 12 इंचेज एंड 150 mm टू 300 mm इज मोर कॉमनली यूज, ज़्यादातर ये यूज होता है। चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो इसका लिस्ट काउंट मेट्रिक सिस्टम में 1/2 या 0.5 mm तथा ब्रिटिश सिस्टम में 1/64 इंच होता है। ये दोनों का लिस्ट काउंट ध्यान रखना है, मेट्रिक और ब्रिटिश। इट्स लिस्ट काउंट इज 1/2 mm और 0.5 mm इन द मेट्रिक सिस्टम एंड 1/64 इंच द ब्रिटिश सिस्टम। सभी कारखानों और टूल रूम में इसका प्रयोग होता है। इट इज यूज्ड इन ऑल फैक्ट्रीज एंड टूल रूम्स। अब क्वेश्चन है यहाँ पर यही कि स्टील रूल में इंच की न्यूनतम गिनती है। द लिस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल इन इंच इज।
इंच में स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना है इसरो 2018 में? 1/8 इंच, 1/16, 1/24 या 1/64 इंच। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? 1/64 इंच होगा ना, डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ चले, डी आंसर भी करना है, मुंह क्यों देखते रहते हो सब, इतना देर में आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है रूल और स्केल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रूल एंड स्केल। रूल और स्केल में क्या अंतर है? यहां पर अगर देखें तो ये रूल है, ये स्केल है। रूल का प्रयोग वर्कशॉप में टेक्नीशियन नहीं तो इंजीनियर के द्वारा प्रयोग किया जाता है, पहला अंतर तो ये है। दूसरा अंतर है कि ये मेटल का बना होता है, धातु का, जैसे कार्बन स्टील या स्प्रिंग स्टील नहीं तो स्टेनलेस स्टील का। और जिसके लिए अगर देखें स्केल के लिए तो इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, सॉरी इसका अगर देखें तो मटेरियल क्या होता है, तो ये प्लास्टिक का बना होता है नहीं तो लकड़ी का बना होता है। इसका प्रयोग कौन करता है, तो ड्राफ्ट्समैन, जो नक्शा बनाने वाला होता है पेज पर, पेपर के ऊपर ड्राइंग बनाने के लिए, तो वहां पर ये यूज होते हैं। तो ये दो अंतर है इसमें, ठीक। रूल के लिए देखें तो यह प्रायः कार्यशाला में कारीगर या इंजीनियर द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। यह अधिकतर स्टील के बने होते हैं। यह प्रायः ड्राफ्ट्समैन द्वारा नक्शे इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ड्राफ्ट्समैन मतलब जो ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उनका। जैसे आईटीआई में ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल या ड्राफ्ट्समैन सिविल एक ट्रेड ही है, तो उन लोगों का काम क्या रहता है, ड्राइंग, ईडी बनाते रहते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक। तो वो लोग ज़्यादा यूज करते हैं लकड़ी का नहीं तो प्लास्टिक का बना होता है। अधिकतर प्लास्टिक या कार्डबोर्ड के बने होते हैं। प्लास्टिक या कार्डबोर्ड मतलब लकड़ी के, ठीक। चलिए आगे की तरफ चले। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ रूल के टाइप्स में देखें तो पहला है फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड स्टील रूल। अगर यहाँ पर देखें तो ये फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला होता है, स्प्रिंग स्टील का बना होता है, ये लचीला होता है, पतली वाली, ठीक। और इस पर एमएम और इंच के निशान होते हैं ना। जैसे अगर एमएम में देखें तो यहाँ से यहाँ तक 10 एमएम, या इसी को हम लोग 1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं ना। 1 सेंटीमीटर में कितना, 10 एमएम। तो लचीला होता है, स्प्रिंग स्टील मटेरियल है। यह कारखानों में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। इसके दोनों किनारों पर सेंटीमीटर और इंच के निशान अंकित होते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये इंच है, ये सेंटीमीटर या एमएम है। 1 सेंटीमीटर को 10 एमएम में बांटा होता है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फैक्ट्रीज। सेंटीमीटर और इंच मार्क्स आर मार्क्ड ऑन बोथ इट्स साइड, लाइक 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 एमएम। नेक्स्ट अगर देखें तो ये है हुक रूल। रूल के टाइप्स में दूसरा है हुक रूल। अगर इस रूल के लिए देखें तो यहाँ पर रूल के एक किनारे पर इस तरीके से हुक बना होता है। ये हुक बना होता है। तो हुक बने होने से क्या फायदा, हुक बने होने से फायदा ये है कि किसी जॉब के किनारे के साथ इस हुक को फंसा करके जॉब का मेजरमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, माप अच्छे से ले सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग हुक रूल बोलते हैं। एक किनारे पर हुक लगा होता है। ए हुक इज अटैच्ड टू द वन एंड ऑफ दिस रूल। इस के किनारे तक की लंबाई अथवा किसी सुराख, होल की गहराई मापने के लिए प्रयोग करते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ टू द एज ऑफ ए स्लॉट और डेप्थ ऑफ ए होल। या प्रायः 30 सेंटीमीटर या इसको 12 इंच लंबाई में बोल सकते हैं। 12 इंच लंबाई तक पाए जाते हैं। 30 सेंटीमीटर को एमएम में बताएं तो कितना हो जाएगा, 300 एमएम। और 300 एमएम 12 इंच के बराबर। इट इज ऑफ्टन फाउंड अप टू 30 सेंटीमीटर और 12 इंच इन लेंथ। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो संकीर्ण रूल, नैरो रूल इसलिए क्योंकि इसका ये जो चौड़ाई है, दो अलग अलग रूल है। इसका ये जो चौड़ाई होता है बहुत कम होता है, 5 एमएम तक इसकी चौड़ाई होती है, नैरो रूल। तो क्या काम है, तो अगर संकीर्ण स्लॉट वगैरह, खांचा वगैरह होता है तो उसमें डालकर उसकी गहराई को चेक कर सकते हैं। इसके द्वारा पूछा जाता है संकीर्ण खांचे या नैरो जो स्लॉट होते हैं वहां पर मेजरमेंट के लिए कौन सा रूल यूज होता है, तो हम लोग नैरो रूल बोले। इसका प्रयोग तंग जगह, नैरो का मतलब तंग जगह का माप लेने के लिए किया जाता है। इसकी चौड़ाई 5 एमएम के बराबर होती है। इट इज यूज्ड टू मेजर द नैरो स्पेस, इट विड्थ इज इक्वल टू 5 एमएम। इसका प्रयोग पतली खांचे की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इट इज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द थिन स्लॉट की गहराई को हम लोग चेक करने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन है किस रूल का तंग जगहों का माप लेने के लिए करते हैं। विच रूल इज यूज्ड टू मेजर नैरो स्पेस
कम जगहों का, जो तंग जगह होगा उसका माप लेने के लिए हुक रूल होगा, श्रिंक रूल होगा, नैरो रूल या की सीट रूल। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? कम जगह पर माप लेने के लिए नैरो रूल का प्रयोग करेंगे, तंग जगह के लिए सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ चलें। तो नेक्स्ट है की सीट रूल। अगर की सीट रूल के लिए देखें तो ये रूल की सीट रूल कहलाता है। ये वी शेप में बना होता है। अगर वी का एंगल बताया जाता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसको हम लोग बॉक्स स्क्वायर भी बोलते हैं और इस पर मार्किंग रहता है। एमएम वाला होगा तो एमएम में, या इंच वाला होगा तो इंच में मार्किंग रहता है। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जो गोल जॉब होता है, बेलनाकार जॉब है या पाइप है, उसके ऊपर अगर सीधी लाइन की, समानांतर लाइन की मार्किंग करनी है, या शाफ्ट के ऊपर चाबी मार्ग की मार्किंग करनी है, चाबी मार्ग बनाने के लिए मार्किंग करना है, तो वहां पर इसका प्रयोग होता है। चाबी मार्ग जिसमें पावर ट्रांसमिशन के लिए चाबी को क्या करते हैं, फिट करते हैं। याद कीजिए जब स्क्वायर फाइल बता रहे थे, वर्गाकार फाइल कीवे बनाने के लिए, तो उस समय चाबी के बारे में, पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है वो सब बताए हैं। तो चाबी मार्ग बनाने के लिए, स्लॉट बनाने के लिए जो मार्किंग करना होता है शाफ्ट के ऊपर, गोल जॉब के ऊपर, उसके लिए भी यूज होता है। कैसे मार्किंग किया जाता है? तो ये देखिए, अगर ये इस तरीके से बेलनाकार जॉब है या शाफ्ट मानिए, इसके ऊपर अगर मार्किंग करना है, समानांतर लाइन का मार्किंग करना है, तो जो स्टैंडर्ड स्टील रूल है वो तो पूरा फ्लैट होता है, उसको अगर रखेंगे तो स्लिप कर जाएगा ना, गोल सत्ता है, उससे मार्किंग नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर की सीट रूल का प्रयोग करते हैं। ये वी शेप में बना होता है। जब भी गोल या बेलनाकार जॉब को सपोर्ट करने की बात आए या उस पर मार्किंग करने की बात आए, तो जो टूल होगा वो वी शेप में बना होगा। जैसे ये की सीट रूल वी शेप में, यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर देखें तो ये भी वी शेप में बना है। इसका क्या नाम है? तो ये वी ब्लॉक है ना, और वी ब्लॉक में ये दो जोड़े वाले वी ब्लॉक है, इसको मैच्ड पेयर वी ब्लॉक बोलते हैं। एम सूचित किया जाता है। एम का मतलब है कि एक समान जोड़ी वाले, जैसे चप्पल पहनते हो ना, तो 6 नंबर है तो एक 6 नंबर और एक 12 नंबर पहनते हैं, ऐसा तो होता नहीं। एक 6 नंबर तो दूसरा भी क्या होता है, 6 नंबर ही होता है। यानी इसका मतलब यही होता है कि मैच्ड पेयर वाले भी ब्लॉक कि दोनों सेम साइज के, एक समान एक्यूरेसी वाले हैं। बड़े जॉब को सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बड़ा जॉब है, एक यहाँ है दूसरा यहाँ है, इसको सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस जॉब को सहारा देने के लिए वी ब्लॉक, ये ग्रूव होता है वी ब्लॉक में, इसको हम लोग लेबल बोलते हैं। तो ये हम लोग सपोर्टिंग टूल वी ब्लॉक में पूरा पढ़ लेंगे। ये यू क्लैंप होता है जॉब को क्लैंप करने के लिए। ये जॉब को इस तरीके से सहारा दे दिया गया है, लंबा जॉब क्लैंप भी कर दिया है। अगर इस पर मार्किंग करना होगा तो ये की सीट रूल को इस पर रख करके और इस पर समानांतर लाइन खींच सकते हैं इसके किनारे के सहारा से। अगर इसको खिसकाना होगा, किसी दूसरे जगह करना है, तो इसको थोड़ा सा उधर की तरफ खिसका सकते हो या आगे खिसका सकते हो और फिर मार्किंग कर सकते हो। ऐसा समझ में आ रहा चीज? तो लाइनें सीधी आएंगी। अब चाबी मार्ग की मार्किंग करना, यानी अगर इसके किनारे पर इस तरीके से स्लॉट बनाना है, चाबी मार्ग बनाना है, तो पहले मार्किंग करेंगे ना। तो जितना चौड़ाई होगा, जितना चौड़ाई का कीवे बनाना है, चाबी मार्ग या स्लॉट बनाना है, उसके अनुसार पहले 2 लाइन की मार्किंग, पहले एक लाइन को मार्किंग करेंगे, फिर उतना शिफ्ट करके दूसरी लाइन की मार्किंग करेंगे। और चाबी मार्ग बनाना है तो चाबी मार्ग इसको काट काट करके निकालने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं। अगर स्लॉटर पर जाएंगे या शेपर पर जाएंगे तो शेपर से बना सकते हैं, स्लॉटर से बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल सा हैंड टूल द्वारा बनाए। तो चाबी मार्ग बनाने के लिए जो क्रॉस कट चीजल होता है या कैप चीजल होता है, उससे भी काट काट करके धातु को हटा सकते हैं और फाइलिंग करने के लिए स्क्वायर फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मार्किंग के लिए यूज होता है ये की सीट रूल। ये अधिकतर 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मतलब 150 mm, 30 सेंटीमीटर मतलब 300 mm अथवा 6 इंच से 12 इंच लंबाई में मिलते हैं। इट इज the length of 15 सेंटीमीटर to 30 सेंटीमीटर और इंच 6 इंच to 12 इंच। इसका प्रयोग किसी गोलाकार जॉब या पाइप की सतह पर समांतर रेखाएं खींचने या चाबी घाट की मार्किंग के लिए किया जाता है, कीवे की मार्किंग करने के लिए जिसमें चाबी को फिट करना है। इट इज यूज फॉर ड्राइंग पैरेलल लाइंस ऑन द सरफेस ऑफ ए सर्कुलर जॉब और पाइप और फॉर मार्किंग कीवे। इसे बॉक्स स्क्वायर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉक्स स्क्वायर, बॉक्स के रूप में दिखता है इसीलिए इसको हम लोग बॉक्स स्क्वायर भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो रूल है ये इंपॉर्टेंट है, श्रिंक रूल, या इसको हम लोग ब्रास रूल बोलते हैं। श्रिंक रूल नहीं तो ब्रास रूल।
श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, ब्रास का बना होता है इसलिए ब्रास रूल बोलते हैं। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि ये रूल सिकुड़ा हुआ होता है, ऐसा इसका मीनिंग नहीं है। ये श्रिंकेज क्या है, सिकुड़ा हुआ का क्या मतलब है यहाँ पर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए अगर देखें, ये जो श्रिंक रूल होता है, जब हम लोग कास्टिंग के जॉब बनाते हैं, ढलाई वाले जॉब बनाते हैं, जैसे कास्ट आयरन हो गया, कास्ट स्टील हो गया, ढाल करके धातु को पिघला करके माउल्ड में डाल करके और फिर ठंडा होने के बाद निकालते हैं, तो ये कास्टिंग की क्रिया कहलाती है। तो कास्टिंग के जब जॉब बनाते हैं तो वहाँ पर ये रूल प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए, तो वहाँ पर ये प्रयोग किए जाते हैं कि जैसा जॉब बनाना है उसका जो सांचा होता है, उसके सांचे को बनाने के लिए, और सांचा हमेशा बड़ा बनाया जाता है। जितना भी जॉब चाहिए उससे बड़ा, थोड़ा सा बड़ा सांचा बनाया जाता है। ये अलग अलग मेटल पर निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि गर्म अवस्था में जो धातु होती है वो पिघली हुई अवस्था में फैली हुई रहती है, और उसी को अगर माउल्ड कैविटी में डाल दिया जाए और वो ठंडा होगा तो सिकुड़ेगा कुछ ना कुछ सिकुड़ेगा। इसीलिए जॉब का जो सांचा होता है वो बड़े साइज के बनाए जाते हैं, ताकि कितना भी सिकुड़े तो सिकुड़ करके अपने साइज में आ जाए। तो बड़े साइज का सांचा बनाने के लिए जो रूल यूज होता है वो यही ब्रास रूल या श्रिंक रूल होता है। ये देखने में स्टैंडर्ड रूल के जैसा रहेगा, लेकिन इस पर जो साइज होगा ना, ये जो माप लिखा होता है, ये माप बड़े साइज के। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 10 mm का है, यहाँ से यहाँ तक। अगर स्टैंडर्ड स्टील रूल में 10 mm है, तो यही अगर ये श्रिंक रूल में देखें तो 10 से ये ज़्यादा होगा। ऐसा बड़ा क्यों बनाया जाता है, तो बड़ा बनाने का कारण वही है कि हर एक मेटल जब लिक्विड से सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में आएगा तो सिकुड़ता है। और कास्टिंग के पैटर्न बनाने के लिए यही रूल यूज होता है, क्योंकि इस पर जो माप होते हैं वो बढ़ा करके बनाए जाते हैं। कोई दूसरा रूल यूज करेंगे तो जो सांचा होगा वो खराब बन जाएगा। इसीलिए इस श्रिंक रूल या ब्रास रूल को प्रयोग करते हैं। कितना बड़ा होता है तो इसका डाटा है, अगर इंच में देखें तो 1/16 इंच से लेकर के 3/8 इंच संकुचन प्रति फुट, यानी 1 फुट की लंबाई में पिघले हुए धातु को फैला दिया जाए तो कितना बड़ा रखा जाता है, तो 1/16 इंच से लेकर के 3/8 इंच तक बड़ा रखते हैं। कितना भी सिकुड़ेगा तो वो आ जाएगा साइज में। या mm में देखें तो mm श्रिंकेज प्रति mm अगर देखें तो, अगर कास्ट आयरन मान के चलिए तो कास्ट आयरन का जो श्रिंकेज होता है, सिकुड़ना होता है, जब सॉलिड से ठोस, लिक्विड से ठोस अवस्था में आता है तो 1 mm प्रति 100 mm लंबाई में सिकुड़ जाता है। ये तो प्रति 100 mm ने ये श्रिंकेज दिया जाता है अलग अलग मेटल के लिए। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे टेबल में। इसका मतलब ये है कि अगर कास्ट आयरन का पिघला हुआ धातु है 100 mm लंबाई में अगर फैलाया जाए तो ये कितना सिकुड़ेगा, ठोस अवस्था में आने के बाद तो 1 mm सिकुड़ जाएगा। अब कुछ बेसिक चीजें बात करते हैं इसमें। बेसिक चीज में जैसे माउल्ड आ रहा था, सांचा क्या होता है या पैटर्न क्या होता है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए बेसिक से समझते हैं। अब यहाँ पे जनरली होता क्या है कि जब हम लोग कास्टिंग करते हैं, ढलाई, तो कास्टिंग में इसमें बॉक्स सिस्टम यूज होता है। जैसे देखिए ना, ये ऊपर वाला बॉक्स है या नीचे वाला बॉक्स, 2 बॉक्स सिस्टम है। अगर इस तरीके से तो सांचा, इसमें कैविटी बनाने के बाद एक बॉक्स के ऊपर एक को रख दिया जाता है। इसके बीच का भाग जो होता है ये पार्टिंग लाइन होता है। ऊपर वाले बॉक्स को हम लोग कोप बोलते हैं, कोप, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, तो ड्रैग बोलते हैं। तो सेल में एक बार क्वेश्चन पूछा है कि कास्टिंग में जो ऊपर वाला बॉक्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोप बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, तो ड्रैग बोलते हैं। और बीच वाला भाग ये पार्टिंग लाइन होता है, यहीं पे आके मिलता है। अब ये काम कैसे होता है, तो देखिए ना, एक बॉक्स ये है, ये एक बॉक्स ये है, ऊपर वाला है तो ये कोप है, ये ड्रैग है। अगर इस तरीके के जॉब को हम लोगों को ढलाई करके बनाना है, और ढलाई करने के लिए कोई सा भी मेटल ले सकते हो, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम या ये माइल्ड स्टील हो सकता है, तो कोई सा भी मेटल को पिघला करके और हम लोग इसमें क्या करेंगे, डालेंगे। तो डालने से पहले कुछ क्रिया है। क्रिया ये है, अगर इस तरीके का जॉब बनाना है तो सेम साइज का, सेम शेप का, साइज का नहीं, सेम शेप का, सेम आकार का हम लोग एक पैटर्न बनाते हैं, नमूना बनाते हैं। नमूना मतलब ये लकड़ी का हो सकता है या प्लास्टिक का, ऐसा ही। और इससे छाप निकालते हैं। किसमें छाप निकालेंगे, तो कास्टिंग के लिए जो यूज होता है वो माउल्डिंग सैंड होता है। माउल्डिंग सैंड का मतलब इसमें बालू, मिट्टी के कण और पानी रहता है, भुरभुरा टाइप से। इसको बहुत कम पानी मिलाया जाता है, ये डाल करके और इससे छाप निकालते हैं। जैसे देखिए ना, यहाँ पर ये बॉक्स है,
ये इस तरीके के लकड़ी के सांचा होंगे, इसको हम लोग इसमें डाल करके रख देते हैं। रखने के बाद चारों तरफ से ये माउल्डिंग सैंड को भर दिया जाता है और अच्छे से पिट पिट कर दबा लेते हैं। और जो भी जॉब है उसका शेप निकालने के बाद ये जो सांचा है इसको हम लोग बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। तो जो लकड़ी या प्लास्टिक का सांचा है जिसके द्वारा ये छाप निकाला गया है वो पैटर्न कहलाता है। और इसमें बना हुआ ये जो गड्ढा होगा इसको हम लोग माउल्ड बोलते हैं। तो पैटर्न और माउल्ड में भी अंतर है, इसको हम लोग माउल्ड बोलते हैं। अगर इस बॉक्स में इतना छाप निकला है तो यही काम फिर दूसरे बॉक्स में भी करेंगे। इसको उल्टे रख करके इसमें छाप निकालते हैं, दोनों को छाप निकालने के बाद होल बना दिया जाता है। ये जो बॉक्स होता है दोनों तरफ से खुला होता है। जैसे ईंट बनाने वाले अपना लकड़ी का वो बॉक्स रखते हैं ना, ईंटा बनाने वाले, तो वो खुला रहता है, मिट्टी डाल करके भर के प्लेन करके और फिर निकाल लेता है। उसी तरीके से ये बॉक्स भी दोनों तरफ से खुला रहता है। अब यहाँ पर होल कर देते हैं। होल इसलिए ताकि धातु को डाला जाए इसमें। होल करने के बाद ये वाला भाग को काट देते हैं। ये गेट होता है, गेट यहाँ से धातु इसमें आएगा। ये गेट है, ये रनर है जिसमें से धातु आता है, या करा है जैसे पानी जाने के लिए गांव में होता है ना सिंचाई के लिए, वैसा काट दिया जाता है। और ये बॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ा देते हैं, क्लैंप कर देते हैं। इसमें से जो ये सांचा था इसको तो निकाल लिया गया है ना, तो जब चढ़ाएंगे तो ये क्या रहेगा, ऐसा ही जॉब के अनुसार इसमें होल रहेगा। दोनों को बंद करके और ऊपर से पिघले हुए अवस्था में धातु को हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं। और डालने के बाद जब अगर इसको निकालेंगे सॉलिड अवस्था में आएगा तो जैसा जॉब का शेप बनाए थे वैसा मिल जाएगा जॉब ना। समझ मेरा इतना कहानी। ये कास्टिंग में पूरा अलग से एक चैप्टर है, उस पढ़ाएंगे, उसमें और बेहतरीन तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल के साथ फिगर के माध्यम से समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर जितना चीज समझना है उसके लिए ये काफी है। अब यहाँ पर जो भी सांचा होता है ये बड़े साइज का बने, उस बड़े साइज को बनाने के लिए श्रिंक रूल का यूज होता है, क्योंकि मेटल के आधार पर ही ये श्रिंक रूल का साइज कुछ बड़ा करके रखा जाता है। अगर इसके जगह कोई दूसरा रूल यूज किया जाए ना तो साइज छोटा हो सकता है। जैसे देखिए ना, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर हम लोग इस तरीके से ये माउल्ड कैविटी बनाए थे, माउल्ड कैविटी अगर इस तरीके से बनाए थे, ये 100 बाई 100 का है माउल्ड कैविटी, मान लीजिए 100 बाई 100 वर्गाकार है, ठीक, 100 बाई 100 बना करके और इसमें धातु को डाले। और धातु में भी कौन, तो कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का प्रवृत्ति ये है, अगर उसको 100 mm में फैला दिया जाए ना तो 1 mm क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। 1 mm सिकुड़ जाएगा प्रति 100 mm लंबाई में। यहाँ पर ये 100 बाई 100 है तो एरिया की बात करेंगे। इसमें अगर पिघला कर कास्ट आयरन को डाल दिया जाए, ढलवा लोहा पिघला करके डाल दिया जाए, और 100 बाई 100 का अगर ये गड्ढा है, इसमें से जॉब जो निकलेगा क्या 100 बाई 100 का निकलेगा ठोस रूप में, तो नहीं। इतना का निकलेगा तो 98 बाई 98 का निकलेगा। क्यों, क्योंकि कास्ट आयरन का स्वभाव है कि जब लिक्विड से सॉलिड में आएगा तो वो क्या होता है, सिकुड़ता है। तो कैसे सिकुड़ेगा, तो ये जो होगा, ये जॉब जो बनेगा इस तरीके से बनेगा, ये सिकुड़ करके छोटा बनेगा थोड़ा सा। कितना छोटा बनेगा, तो कास्ट आयरन का स्वभाव है, अगर एरिया में लेंगे तो 1 mm इधर से सिकुड़ेगा, 1 mm इधर से सिकुड़ेगा, यानी पूरा देखें तो इसमें कितना हो जाएगा 2 mm, इसमें भी 1 mm सिकुड़ेगा, चारों तरफ से 1 mm, इसमें भी 1 mm सिकुड़ेगा। यानी ओवरऑल ये लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर होगा 112 112, यानी दोनों में 2 का अंतर होगा, यानी 98 बाई 98 का बनेगा। इस तरीके से ये छोटा जॉब बनेगा। अगर हम लोग 100 बाई 100 का जॉब बनाना चाहते हैं और 100 बाई 100 का ही अगर इसमें गड्ढा बनाया जाए तो 100 बाई 100 mm का जॉब मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, छोटा मिलेगा ना। इसीलिए ये जो कैविटी है, माउल्ड कैविटी है, ये छोटा ना बने, इसके लिए यही रूल यूज होता है। इसमें माप बढ़ा कर कहीं लिखा होता है। अगर 100 बाई 100 है और इस रूल से अगर चेक कर रहे हो तो 100 बाई 100 में अगर माउल्ड कैविटी है 98 बाई 98 का जॉब चाहिए, तो 100 बाई 100 अगर हम लोग इससे माप कर लिए तो आराम से ये बनेगा 98 बाई 98। नहीं तो 98 बाई 98 का बनाना है
100x100 का बनाना है तो जितना माप होगा उससे डायरेक्ट उतना माप लेंगे तो उतना ही बड़ा बनेगा, क्योंकि इसमें सब श्रिंकेज वगैरह मिला के ये बड़ा करके साइज इसमें लिखा रहता है, मार्किंग की लाइन है। समझ में आ रहा चीज। तो पैटर्न मेकर जो पैटर्न बनाने वाला होता है कास्टिंग का, वो इसका यूज होता करता है। या कोर मेकर, कोर क्या होता है, अगर कास्टिंग में कहीं खोखला भाग चाहिए, ढलाई करके बीच में होल चाहिए, तो होल के लिए हम लोग इसी माउल्डिंग सैंड का, ये जो बालू मिट्टी के कण है, इसी से हम लोग जैसा होल चाहिए उसके अनुसार ही हम लोग सिलिंड्रिकल बना देते हैं और बीच में डाल देते हैं, तो वो उसके आजू बाजू मेटल ठोस होगा और बीच में खोखला रह जाता है। तो कोर बनाने या पैटर्न बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब अलग अलग धातु का कितना श्रिंकेज होता है ये भी देखेंगे। यह रूल देखने में मानक रूल जैसा यानी स्टैंडर्ड रूल के जैसा होता है। दिस रूल लुक लाइक सिमिलर टू द स्टैंडर्ड स्टील रूल। इस पर इंच और सेंटीमीटर के निशान स्टैंडर्ड माप से 1/16 इंच से 3/8 इंच संकुचन प्रति फुट या mm में श्रिंकेज प्रति 100 mm बड़े रखे जाते हैं। ऑन दिस द मार्क ऑफ इंच एंड सेंटीमीटर आर केप्ट लार्जर देन द स्टैंडर्ड मेजरमेंट of 1/16 inch to 3/8 inch shrinkage per foot और in mm shrinkage per 100 mm। अगर यहाँ पर देखें तो पैटर्न मेकर्स प्रायः इसका प्रयोग करते हैं, पैटर्न या कोर बॉक्स को बनाने के लिए करते हैं, ताकि पैटर्न, नमूना या साचा, मोल्ड भी बता दिए। पैटर्न जो होता है जैसा जॉब रहेगा वैसा लकड़ी का या प्लास्टिक का बना होता है, और उसके द्वारा जो छाप निकालते हैं वो मोल्ड कहलाता है। जैसे नया जूता पहने हो आप, नया जूता, और नया जूता पहन कर बालू पर जाकर दबा रहे हो जूता, तो जूता आपका क्या है, पैटर्न है, नमूना है, और जो छाप निकालेंगे तो नया नया गोटी होगा उसका, तो पूरा वो छाप निकलेगा ना जूता का बालू में। तो बालू पे जो छाप निकला है वो क्या है आपका, मोल्ड कैविटी। अगर उसमें धातु पिघला कर डाल दिया जाए तो जूता के जैसा बन जाएगा ना, नीचे वाला जैसा जूता का भाग है वैसा बन जाएगा, कुछ बड़े साइज का बने। द पैटर्न मेकर्स ऑफ्टन यूज्ड इट्स while marking pattern or core boxes so that the pattern या sample and mold are made of larger size, कुछ बड़े साइज का बने। मोल्डिंग के पैटर्न बनाते समय मोल्डिंग की जाने वाली धातु के अनुसार श्रिंकेज अलाउंस दिया जाता है। श्रिंकेज अलाउंस इज गिवन अकॉर्डिंग टू द मेटल टू बी मोल्डेड while making the pattern of molding। अब देखिए ना यहाँ पे अलग अलग धातु के लिए श्रिंकेज ऑफ डिफरेंट मेटल्स, धातु ये पूछा जाता है डायरेक्ट डाटा। दो यूनिट में लिखेंगे, जैसे श्रिंकेज mm प्रति 100 mm, यानी 100 mm फैलाया जाए तो कितना सिकुड़ेगा, कौन सा मेटल। श्रिंकेज इंच पर फुट, यानी 1 फुट की लंबाई में फैला दे, 1 फुट बराबर कितना होता है, 12 इंच होता है। 1 फुट की लंबाई में फैला दें तो कितना इंच में सिकुड़ेगा। ये जैसे ढलवा लोहा है, ढलवा लोहा को अगर 100 mm लंबाई में फैला दें तो कितना सिकुड़ेगा, 1 mm। ये प्रति 100 mm हेडिंग ही डाल दिया गया, इस सब में प्रति 100 mm लगा सकते हो, इसमें इंच पर फुट, सब में पर फुट लगा सकते हो। 1/8 इंच पर फुट सिकुड़ेगा अगर कास्ट आयरन है तो। mm में 1 mm प्रति 100 mm लंबाई में, स्टील 2.1 या इंच में 1/4 इंच पर फुट। पीतल में देखें तो 1.6 mm प्रति 100 mm सिकुड़ता है, 3/16 इंच प्रति फुट सिकुड़ता है ये। तांबा के लिए 1.6 mm, एल्युमिनियम के लिए 1.6 mm। तो जिसका 1.6 mm है, इंच में भी सेम डाटा है। तो यहाँ पर कास्ट आयरन के लिए पूछा जाता है, क्योंकि कास्ट आयरन ज़्यादा यूज होता है ढलाई के लिए। क्यों ढलाई के लिए ज़्यादा यूज होता है, तो कास्ट आयरन में फ्लूइडिटी का गुण अच्छा होता है। फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि तरल अवस्था में धातुओं के बहने के गुण। जो धातु तरल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में जितना अच्छे तरीके से बहता है वो कास्टिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कैसा भी गड्ढा बनाओगे ना उसमें घुस घुस करके चल जाएगा वो। तो कास्ट आयरन यूज होता है, तो इसका पूछा जाता है 1 mm प्रति 100 mm। और ज़्यादा यूज होने वाला जो धातु है वर्कशॉप में ये रहता है माइल्ड स्टील, तो इसका भी ध्यान रखना है। बाकी सबका याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, पूछेगा तो बन जाएगा सब। अब देखिए ना, किस रूल का प्रयोग पैटर्न मेकर में करते हैं। विच रूल इज यूज्ड इन पैटर्न मेकर, श्रिंक रूल, नैरो रूल, की सीट रूल या नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं ना, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो ये है कैलिपर रूल। कैलिपर रूल के लिए अगर देखा जाए तो ये कैलिपर रूल होता है, देखने में वर्नियर कैलिपर के जैसा ये दिखता है, लेकिन वर्नियर कैलिपर के जैसा इसका लिस्ट काउंट होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, तो ये सिंपल सा, ये जो इसका मार्किंग होता है ये स्टील रूल पर जैसे मार्किंग होता है ना वैसा ही मार्किंग है, बस जुगाड़ बनाया गया है कि एक साथ एक से अधिक माप को लिया जा सके। तो इसके द्वारा बाहरी माप और अंदरूनी माप लेते हैं।
तो स्टील रूल के जैसा मार्किंग है तो लिस्ट काउंट क्या होगा, 0.5 mm होगा ना इसका, या 1/2 mm, या इंच में देखेंगे तो 1/64 इंच। अब इसके लिए पार्ट में देखें तो ये इसका जा है, जबड़ा उसका मेन स्केल है। ये मेन स्केल ये इसके साथ फिटिंग में होता है, स्लाइड फिटिंग में, यानी इसको इस तरीके से हम लोग खिसका सकते हैं। यहाँ पर ये तीसरा पार्ट है, ये लॉकिंग स्क्रू होता है। लॉकिंग स्क्रू माप को लेने के बाद उससे हम लोग इसको कस देते हैं, तो ये रीडिंग हिलने डुलने का चांस नहीं रहता है। बाकी ये जो स्लाइड, ये फिक्स जा है, ये मूवेबल जबड़ा है। ये मूवेबल जबड़ा के ऊपर एक लाइन मार्किंग होता है, एक लाइन, ये रिफरेंस के लिए। क्यों रिफरेंस के लिए, जैसे मान के चलिए 10 mm पढ़ना है तो 10 mm के सामने ये लाइन आया कि नहीं आया देखोगे ना, तो एक लाइन का मार्किंग होता है इसमें। अब इसका यूज कैसे, तो बाहरी और अंदरूनी, जैसे ये गोल जॉब है, इसका डायमीटर चेक करना है तो ये जबड़े के बीच में रख करके, और जो भी माप खुला है, ये जो लाइन है इसके अनुसार देख सकते हो इस पे जितना रीडिंग होगा। अंदरूनी माप लेने के लिए देखिए ना, ये स्लॉट बना हुआ है दोनों में, जैसे होल का डायमीटर चेक करना है तो इस तरीके से इस स्लॉट वाले भाग को टच करते हैं, टच करने के बाद जो रीडिंग खुला है उसको पढ़ सकते हैं। ये कैलिपर रूल है, दिखता है वर्नियर कैलिपर के जैसा, लेकिन इसका लिस्ट काउंट 0.5 mm है, जबकि वर्नियर कैलिपर सूक्ष्म मापी यंत्र में आता है। ये साधारण मापी यंत्र में आएगा, सूक्ष्म मापी यंत्र मतलब वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट mm में कितना रहता है, तो 0.02। ये अलग अलग डिवीजन वाले पर निर्भर करता है। ये 49 मेन स्केल डिवीजन और 50 वर्नियर स्केल डिवीजन होगा, तो उसका ये लिस्ट काउंट होता है। और इंच में इसी को देखें तो 0.001 इंच होता है। तो देखिए अब इसका प्रयोग बाहरी और भीतरी शुद्ध माप लेने के लिए किया जाता है। इसके दो जा होते हैं, एक सिरे पर लॉकिंग स्क्रू लगा होता है। इट इज यूज्ड फॉर टेकिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेजरमेंट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्यूरेट मेजरमेंट। इट हैज टू जाज, वन एंड इज फिटेड विथ ए लॉकिंग स्क्रू। यह 5 इंच 6 इंच साइजों में इंग्लिश और मेट्रिक दोनों प्रणालियों में मिलते हैं। जितना इस पर मार्किंग रहेगा इंच में या mm में, उसके अनुसार मिलते हैं दोनों प्रणाली में। इज अवेलेबल इन 3 इंच 5 इंच एंड 6 इंच साइजेज इन बोथ इंग्लिश एंड मेट्रिक सिस्टम। नेक्स्ट अगर देखें तो ये है फोल्डिंग रूल। ये फोल्डिंग रूल है, बढ़ाई लोग इसका ज़्यादातर यूज करते हैं। यूज करने के बाद फोल्ड भी कर सकते हैं आसानी से। तो इसका प्रयोग अधिकतर कारपेंटरी शॉप में बढ़ाई लोग ज़्यादातर करते हैं। इट इज यूज इन कारपेंटरी शॉप। इसे खोलकर 6 फुट लंबाई तक बढ़ा जा सकता है, 6 फुट तक बढ़ा सकते हैं। इट कैन बी एक्सपेंडेड अप टू 6 फीट लेंथ। नेक्स्ट है स्टील टेप। ये वाला जो टेप है इसको स्टील टेप बोलते हैं ना। ये लंबी दूरी के लिए यूज होता है, ज़्यादा लंबी दूरी के लिए। राजमिस्त्री लोग इस तरीके के स्टील टेप रखते हैं। इसमें क्या खासियत है, खासियत ये है कि ये अगर यूज के बाद इसको चाहे तो इसमें लपेट भी सकते हैं, छोड़ने पर ये अपने आप क्या होता है, लपेटे में आ जाता है। ये लंबी दूरी मापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। दे आर यूज्ड टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसकी लंबाई 100 मीटर तक होती है। इट्स लेंथ इज अप टू 100 मीटर्स। नेक्स्ट है हम लोगों का डिवाइडर। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस डिवाइडर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक।